नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो हमारे सबसे नजदीक है और हमें सबसे गहराई से छूते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के विषय में। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि मन, भावना, स्मृति और संवेदना का प्रतीक भी माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रमा के भौतिक प्रभावों से लेकर के ज्योतिषीय योगों तक, चंद्र कुंडली की महत्ता से लेकर गोचर के परिणाम तक, और साथ में देखेंगे शास्त्रीय श्लोक और कुछ सूत्र जो चंद्रमा को गहराई से उजागर करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के भौतिक और उसके प्राकृतिक प्रभाव की बात करें तो चंद्रमा आकार में छोटा है। सभी ग्रहों में ये सबसे छोटे ग्रह है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही गहरा और व्यापक है। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह है और शायद इसीलिए प्रकृति पर इनका सीधा असर दिखता है। वृक्ष और पौधे, जैसा कहा जाता है, सुना है हमने भी कि वृक्ष और पौधे जो है वो शुक्ल पक्ष में, यानी जब चंद्रमा बढ़ते क्रम में होते हैं उस समय वृक्ष और पौधे भी तेजी से बढ़ते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही होता है। मछलियां अंडे देने के लिए भी शुक्ल पक्ष का इंतजार करती हैं, जैसा हमने सुना है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि पुरुषों की दाढ़ी भी चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में तेजी से बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष में दाढ़ी जो है वो धीरे बढ़ती है, शुक्ल पक्ष में दाढ़ी तेजी से बढ़ती है। ये सब बातें बताती हैं कि चंद्रमा न केवल खगोलीय है बल्कि जैविक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी एक सक्रिय भूमिका निभाता है। अगर चंद्रमा के वैदिक ज्योतिष में इसकी भूमिका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को केवल एक ग्रह नहीं माना गया है बल्कि मन की एक पूरी धुरी मानी गई है। यह ग्रह हमारे भीतर के अनुभव, हमारी स्मृति, हमारी भावनाओं और मानसिक दशा का प्रतिनिधित्व करता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, चंद्रमा मनश्चैव कारको ज्ञातव्यो बुध है। अर्थात ज्योतिषियों को चंद्रमा को मन का कारक मानना चाहिए। यानी चंद्रमा की स्थिति, उसकी दृष्टि, उसका भाव, उसके साथ स्थित ग्रह, ये सब यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा अनुभव करता है, उसकी भावनात्मक शक्ति क्या है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में चंद्रमा चूंकि उच्च के होते हैं, तो व्यक्ति का मन स्थिर, भावनात्मक रूप से मजबूत और सौंदर्य प्रिय होता है। वहीं यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, जहां पर चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति का मन जो है वो संवेदनशील, उतार चढ़ाव से भरा हुआ और कभी अवसादग्रस्त हो सकता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं वही हमारी चंद्र राशि होती है और उसी का आधार पर हमारे जीवन की दशा भुक्ति की गणना होती है। दशा अर्थात जीवन में कौन से ग्रह की अवधि चल रही है और भुक्ति अर्थात कि उस अवधि में किस उपग्रह का सूक्ष्म रूप से प्रभाव रहेगा। इसका मूल आधार जो है वो चंद्रमा ही है। फल दीपिका एक बहुत ही ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा समस्त कुंडली की शक्ति का मूल है। अर्थात कुंडली की शक्ति और घटनाओं की सक्रियता चंद्रमा की स्थिति पर ही आधारित होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा का संबंध सीधा सीधा स्त्री, मातृत्व, गर्भ, रक्त, प्रेम, कल्पना और स्मृति से होता है। स्त्रियों का मासिक चक्र चंद्रमा के 28 दिवसीय जो परिक्रमा है उसी के चक्र से जुड़ा हुआ होता है। शिशु के जन्म और विकास का संबंध भी चंद्रमा की स्थिति से होता है। पूर्णिमा पर व्रत, पूजा और दान का महत्व बढ़ जाता है और अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण किया जाता है। श्रावण मास, नवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, ये सभी चंद्र पक्षों के अनुसार ही चलते हैं। चंद्रमा हमारे बाह्य संसार और आंतरिक भावनाओं को जोड़ने वाला सेतु है। यह ग्रह हमें बताता है कि हम बाहरी घटनाओं को अपने भीतर कैसे महसूस करते हैं और यही आत्मा की पहली सीढ़ी होती है। अगर कोई ग्रह मन को नियंत्रित करता है तो वह है चंद्रमा। इसीलिए किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र कुंडली बनाम लग्न कुंडली, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ज्योतिष में यह एक बहुत ही रोचक विषय है और अक्सर बहस का विषय है कि क्या फलादेश चंद्र कुंडली से करना चाहिए या फिर लग्न कुंडली से। कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर जन्म के समय चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, जैसे चंद्रमा उच्च के हों, अपने घर के हों, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो उस जातक की चंद्र कुंडली यानी चंद्र राशि को आधार मान करके भविष्यवाणी करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई सारे पारंपरिक और अनुभवी कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि चंद्रमा और लग्न की तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि लग्न एक भाव है, यानी वह समय और स्थान विशेष पर आधारित एक आधार बिंदु है लग्न, जबकि चंद्रमा एक ग्रह है जो मन, भावनाओं और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सच्चाई क्या है, किसे हम सत्य माने, पहले वाली बात को या फिर दूसरे वाली बात को। तो सत्य यह है कि दोनों का अपना अपना क्षेत्र है और दोनों को मिला करके ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जब बात हो मन की, भावनाओं की, निर्णय की, मानसिक स्थिति की, तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे विचारों की दिशा, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारी प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब बात हो विवाह की, संतान की, रोग की या आर्थिक स्थिति की, जीवन के विभिन्न घटनाओं को देखने की, तो लग्न ही असली आधार होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की चंद्र कुंडली में सप्तम स्थान में शुक्र है, तो मन प्रेम की ओर आकर्षित होगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो विवाह में देरी या बाधा संभव होती है। यहाँ आप सिर्फ लग्न कुंडली को देखेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी, या फिर अगर आप सिर्फ चंद्र कुंडली को देखेंगे तो बात अधूरी होगी। इसीलिए चंद्र कुंडली हमें बताता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या अनुभव है उसका। लग्न कुंडली बताती है वास्तविक जीवन में क्या घटित होगा। जब हम दोनों को एक साथ मिला करके देखते हैं, तब हमें पूरी तस्वीर मिलती है। और यही एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान होती है कि वह भावनात्मक संकेत यानी चंद्रमा और वास्तविक संकेत यानी लग्न को एक साथ मिला करके गहराई से विश्लेषण करे। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय की, गोचर और दशा भुक्ति का चंद्रमा से संबंध के विषय में। आपने अक्सर सुना होगा कि आज शनि का गोचर मीन राशि में है या बृहस्पति का गोचर तुला राशि में है। लेकिन सवाल है कि ये गोचर किस राशि से देखा जाए, लग्न से देखा जाए या फिर चंद्रमा से देखा जाए। तो इसका उत्तर है, ये गोचर जो है वो चंद्रमा से देखना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि चंद्रमा सिर्फ मन का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह हमारे जीवन में घटनाओं की समय सारणी तय करता है। यानी कि कब क्या होगा, किस समय कौन सी दशा आएगी, कौन सा सुख दुख व्यक्ति को मिलेगा, इसका निर्धारण चंद्रमा के आधार पर होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि चंद्रस्थम भावम दृष्ट्वा फलानि निश्चितानि च, यानी कि चंद्रमा से भाव की गणना करके ही गोचरफल बताया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है और शनि का गोचर धनु राशि से हो रहा है, तो शनि आपकी चंद्र राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विवाह, संबंध, साझेदारी और जीवन साथी से जुड़े अनुभवों में कुछ ठहराव या देरी या फिर परीक्षा की स्थिति बन सकती है। इसी तरह से अगर बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके भाग्य खुलने के संकेत हैं। गुरुओं का साथ मिलेगा, यात्रा और उच्च अध्ययन में लाभ होगा। अब दशा की बात करते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उसी से आपकी महादशा और अंतर्दशा शुरू होती है। इसीलिए दशा भुक्ति प्रणाली भी चंद्रमा से ही निर्धारित है। मतलब यह है कि घटना कब होगी, ये चंद्रमा हमें बताएगा। घटना कैसी होगी, ये हमें लग्न और भाव बताएंगे। और यही कारण है कि गोचर के फल हमेशा चंद्र कुंडली से ही देखे जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो लग्न बताता है कि क्या होगा और चंद्रमा बताता है कि कब हो। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को कालचक्र का द्वारपाल कहा गया है, जो समय की धुरी पर जीवन की घड़ियों को चलाता है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले कुछ अद्भुत और गहरे प्रभाव वाले ज्योतिषीय योगों की, जो किसी भी कुंडली की तस्वीर को बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गजकेसरी योग के विषय में। शास्त्रों में कहा गया है कि
चंद्रे केंद्र गते शुभे गुरुना युक्ते व दृष्टे च गजकेसरी योगः। यानी यदि चंद्रमा केंद्र में हो और बृहस्पति उस पर दृष्टि डाले या फिर चंद्रमा के साथ युति करे तो गजकेसरी योग बनता है। गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह। यानी ये दोनों बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का अद्वितीय संगम यहाँ पर दिखाता है। इस योग का जातक अत्यंत चतुर होता है, प्रतिष्ठित होता है, अच्छे पदों पर आसीन होता है, समाज में सम्मानित और प्रशासनिक क्षेत्रों में सफल होता है। गजकेसरी योग कई बार राजयोग से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है, खासकर तब जब चंद्रमा और गुरु दोनों शुभ भावों में होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि गजकेसरी योग हमेशा शुभ नहीं होता, या जैसा हम मानते हैं कि गुरु के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो गजकेसरी योग बन जाएगा, ये स्थिति भी हमेशा सही नहीं होती है। इस पर हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको वहां जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा के साथ बनने वाला एक योग होता है कुहू योग, जो चंद्रमा और सूर्य की युति से बनता है, जो अमावस्या योग भी कहा जाता है। जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में आ जाए, यानी अमावस्या हो, तब बनता है कुहू योग। परंपरागत दृष्टिकोण से यह योग कई बार मानसिक भ्रम, अकेलापन, निर्णय में अस्थिरता या आत्मविश्वास में कमी होना, इस तरह के संकेत मतलब व्यक्ति के अंदर मिलते हैं। लेकिन हर कुयोग अशुभ होता है ये जरूरी नहीं है। इस पर भी हमारा एक अमावस्या के ऊपर वीडियो बना हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष योगों की। अगर कुहू योग मेष, तुला या फिर वृश्चिक राशि में हो और ये योग जो है वो चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान या फिर 11वें स्थान में बन रहा हो, तो इस योग के कारण जातक को एक गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। भविष्य में क्या घटना होगा इसका व्यक्ति बहुत ही सटीक अनुमान लगाता है। व्यक्ति के अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता होती है। लेकिन वहीं यदि ये योग वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि में बने, और वो भी ये योग जो है जन्म कुंडली के छठे स्थान, आठवें स्थान या फिर 12वें स्थान में बने, तो जातक को मानसिक तनाव, आर्थिक चुनौती, वैवाहिक जीवन में कठिनाई और संतान संबंधित रुकावट देखने को मिल सकता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? यह योग सिर्फ अमावस्या नहीं है, बल्कि आत्म अन्वेषण और कर्मों की कसौटी भी है। संक्षेप में कहा जाए तो गजकेसरी योग सफलता, यश और राजसत्ता की ओर ले जाता है। वहीं जो कुहू योग है वो व्यक्ति को तप करने की ओर ले जाता है, संघर्ष की ओर ले जाता है और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। इन दोनों योग की सही व्याख्या तभी संभव है जब हम लग्न, भाव, दृष्टि और दशा सभी का गहराई से विश्लेषण करें। अब बात करते हैं एक अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली युति की, चंद्रमा और शनि की युति की। यह युति जब भी किसी कुंडली में बनती है तो व्यक्ति के मन में एक अजीब सी उदासी, संकोच या भावनात्मक अकेलापन व्यक्ति के मन में आता है। कई बार यह व्यक्ति को बचपन में भावनात्मक आघात देता है, माता से दूरी बनाता है या व्यक्ति की अस्थिर मनोवृत्ति की ओर ले जाता है। लेकिन वहीं यदि यह युति अच्छे भाव में हो और दशा अनुकूल हो तो यह व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि चंद्रयो योगे मनोमलिनता परम ज्ञान प्रवृत्तिश्च, यानी शनि और चंद्रमा की युति मन को मैला करती है, लेकिन साथ ही ज्ञान की दिशा में अग्रसर भी करने वाली होती है, ज्ञान की ओर भी ले जाने वाली होती है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन जैसे कई आत्मज्ञानी महापुरुषों की कुंडली में आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि या युति चंद्रमा के साथ है। यह युति ही उन महान आत्माओं की कुंडली में या उनके भीतर एक गहन वैराग्य उत्पन्न किया और उन्होंने सांसारिक दुखों को अनुभव कर अंततः परमात्मा की खोज में अपना जीवन समर्पित किया। इस युति का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी बहुत ही गहरा है। व्यक्ति संवेदनशील होता है लेकिन भीतर से कठोर बनने का प्रयास करता है। जीवन में बार बार अकेलापन या फिर उपेक्षा का व्यक्ति को अनुभव होता है, परंतु यही अनुभव उसे धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ता है
मुख्य रूप से कह सकते हैं कि चंद्रमा और शनि की जो युति है वो केवल मानसिक तनाव से अगर जोड़ करके देखें तो ये एक अधूरी दृष्टि होगी। यह युति तप, संघर्ष और आध्यात्मिक उन्नति की योग भूमि है। यदि आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो यह योग एक वरदान से कम नहीं है। अब शास्त्रों में चंद्रमा के विषय में कुछ जो कहे गए हैं उसकी कुछ बात करते हैं। शास्त्रों में एक श्लोक आता है जहां कहा गया है, पूर्णेन्दु समको वपु स्मृतिमान शील स्वभाव प्रिय दर्शन। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि पूर्णिमा का जन्म हो तो व्यक्ति अत्यंत आकर्षक होता है, सौम्य होता है, उसकी बहुत ही तेज स्मरण शक्ति होती है, व्यक्ति शीतल स्वभाव का होता है और ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही प्रिय होते हैं। उनकी मूल प्रकृति जो होती है वो शांत और करुणा वाली होती है। ऋग्वेद में चंद्रमा के विषय में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात मन की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है। ये एक छोटा सा वाक्य है। यह एक पंक्ति केवल एक वैदिक वाक्य ही नहीं है बल्कि एक गूढ़ सत्य भी है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृति, हमारी कल्पनाएं सब चंद्रमा की ही तरंगे हैं। इसीलिए जब चंद्रमा अशांत होता है तो मन भी चंचल और अस्थिर हो जाता है। जब चंद्रमा प्रबल होता है तो व्यक्ति के भीतर संतुलन, शांति और स्पष्टता आती है। इसलिए मुझे एक बहुत ही वृद्ध ज्योतिषी ने एक बार बहुत साल पहले कहा था कि यदि आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो अपने चंद्रमा को समझिए। आपका चंद्रमा कैसा है, किस भाव में है, किस दशा में है और कौन से ग्रह की उस चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है। चंद्रमा की स्थूल शक्ति जल को नियंत्रित करती है और उसकी सूक्ष्म शक्ति हमारे मन को नियंत्रित करती है। यही कारण है कि योग, ध्यान और भक्ति की साधना में चंद्रमा का शुद्ध और सशक्त होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा केवल रात को चमकने वाला आसमान में एक सुंदर सा गोला नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना, हमारे अनुभव, हमारे संबंध, हमारे भाग्य का एक सूक्ष्म नियंत्रक भी है। यदि आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को सही से समझ लें तो आप अपने मन, निर्णय, संबंध और दशा को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपका चंद्रमा किस राशि में है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरिओम नारायण।